प्यारे विद्यार्थियों, विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण फैली इस महामारी ने समस्त जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपकी भी नियमित पढ़ाई इससे बाधित हुई है। आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने ई लर्निंग का सुझाव दिया था, जिसका क्रियान्वयन करते हुए हम कुछ ई लेक्चर्स, नोट्स और अन्य सामग्री आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए आधुनिक हिंदी कविता का विकास विषय पर एक श्रृंखला ई लेक्चर के रूप में तैयार कर रहा हूँ। यह श्रृंखला कई भागों में होगी। एक एक करके विभिन्न चरणों में हम इस श्रृंखला को पूरा करेंगे, ताकि आपके सम्मुख आधुनिक हिंदी कविता के विकास की एक स्पष्ट तस्वीर उभर सके और आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। मैं डॉक्टर अनूप सिंह, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और आपके साथ इस श्रृंखला में मैं इस विषय पर अपने विचार और आपसे चर्चा करता रहूँगा, अपने विचार रखता रहूँगा। आशा है आपको इससे बड़ा लाभ होगा, कुछ उपयोगी चीज़ें आपको मिल सकेंगी, जो न केवल परीक्षा के लिए वरन आपके हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी को भी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी। यह श्रृंखला मुख्यतया बीए पार्ट 3 के हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के लिए, एमए प्रीवियस के हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी कविता पेपर्स के लिए तथा यूजीसी नेट परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये सब विद्यार्थी इस सीरीज को ध्यान से सुने और अपने तैयारी को और अधिक पुष्ट करें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल की 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल की 1700 से 1900 विक्रमी संवत तथा आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अब तक हम इसलिए कि आधुनिक काल के बाद कोई और विभाजन यथेष्ट नहीं था, इसलिए अब तक हम इसको ले जा रहे हैं, इस समय सीमा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए इस काल विभाजन और समय सीमा को ही ज़्यादातर लोगों ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय जिस बात पर फोकस किया था, वो यह थी कि किसी भी समाज का, देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और इन चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। इन्हीं परिवर्तनों को देखते और परीक्षण करते हुए हम साहित्य के इतिहास की रूपरेखा बनाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस नामकरण में जो विभिन्न कालों के जो नामकरण दिए थे, उसमें उन्होंने प्रवृत्तियों को भी स्थान दिया था और आदिकाल नाम उनका दिया हुआ नहीं है, बल्कि उन्होंने इसका नाम दिया था वीर गाथा काल, जो उस समय की वीर गाथात्मक रचनाओं के आधार पर उन्होंने यह महसूस किया था कि इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथा रचनाएं करने की है, इसलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल रखना उचित होगा। भक्ति काल और रीति काल के बारे में
किसी तरह कोई विवाद नहीं था, इसलिए ये नाम स्वीकार कर लिए गए। आधुनिक काल में उन्होंने गद्य काल नाम भी दिया था। उनको लगता था कि गद्य की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से उभर रही है, इसलिए इस काल का नाम प्रवृत्तियों के आधार पर गद्य काल भी उचित होगा। लेकिन बाद में आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि हिंदी कविता की समृद्धि भी इस काल में खूब हुई है गद्य के साथ साथ। इसलिए गद्य काल नाम देने से हिंदी कविता की उस समृद्ध परंपरा की उपेक्षा होती है, इसलिए गद्य काल नाम छोड़ दिया गया और केवल आधुनिक काल नाम ही रह गया। आज के इस लेक्चर में हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। किस तरह की वो परिस्थितियां थी जिनके आधार पर इस काल का साहित्य रचा गया। यह पृष्ठभूमि न केवल कविता बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी उतनी ही प्रभावी थी। संपूर्ण साहित्य इन पृष्ठभूमि से प्रभावित हुआ था। आधुनिक काल में जो एक शब्द आपने देखा है कि आधुनिक, ये आधुनिक शब्द क्या है? अगर हम इसको अच्छी तरह समझ जाएं तो हमें इस काल के साहित्य को समझने में भी आसानी होगी। हम उन प्रवृत्तियों पर फोकस कर सकेंगे जो इस काल के साहित्य में उभर कर आई है, विशेषकर कविता के क्षेत्र में। गद्य के लिए हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आधुनिक शब्द की एक व्याख्या तो यह है कि यह अपने पूर्व के काल यानी कि मध्यकाल से भिन्नता लिए हुए है। दूसरा दृष्टिकोण के अर्थ में इसका अर्थ लिया जाता है कि यह एक इहलौकिक दृष्टिकोण है। इहलौकिक का मतलब होता है वर्तमान जीवन संदर्भ। तो इन दो अर्थों में आधुनिकता को हमें ग्रहण करना चाहिए। आप जानते हैं कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी साहित्य में जो रीति काल था वह एक ही तरह की शैली, एक ही तरह के भावों से आपूरित था। जीवन के बृहत्तर संदर्भों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। ज़्यादातर कवि विभिन्न सामंतों और राजाओं के दरबारों में रचनाएं करते थे, इसलिए तत्कालीन सामंत या राजा की रुचियों को ध्यान में रखकर उनके मनोरंजनार्थ साहित्य की रचना होती थी। आम जनता के सुख दुखों से इस साहित्य का कोई लेना देना नहीं था। एक तरह से कहें तो जनजीवन की घोर उपेक्षा इस काल के साहित्य में मिलती है। बंधी बंधाई शैली, छंद, भाषा, आपने देखा होगा कि पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा से आपूरित है। ब्रज भाषा की जितनी उन्नति, प्रगति और समृद्धि इस काल में दिखाई देती है वैसी कभी नहीं दिखाई देती। श्रृंगार और ब्रज एक तरह के पर्याय हो गए थे। ऐसे समय में पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुगल सत्ता धीरे धीरे क्षीण हो गई थी। पूरा मध्यकाल अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो एक तरह की जड़ता का शिकार था। जनजीवन में किसी तरह की कोई गतिशीलता नजर नहीं आ रही थी। सारे हमारे देश की संपूर्ण जो ग्रामीण संस्कृति थी वो एक तरह से सत्ता से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। हमारे गांव स्वायत्त थे, ऑटोनॉमस विलेजेस की तरह वो कार्य कर रहे थे। अर्थव्यवस्था हमारी इतनी स्थिर थी कि गांव में सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती थी। उससे आगे देखने के लिए न तो कोई दृष्टिकोण था और न ही कोई उमंग। राज्य की ओर से भी
कोई इस तरह का कोई प्रोत्साहन, कोई नई दृष्टि नहीं दी जाती थी। नई तकनीक, नए आविष्कार, नए ढंग से कृषि करने, कृषि विज्ञान आदि की कोई किसी तरह की ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं थी। सत्ता का काम केवल किसानों से लगान वसूल करना था और उसके लिए वो जरूर कुछ न कुछ कोशिश करते रहते थे। किसान की दशा क्या है, वह किस तरह से और उन्नत और समृद्धि हासिल करे, इसके लिए कोई सचेत प्रयास कभी नहीं किए गए। और इस कारण एक तरह से पूरे मध्यकालीन समाज में एक तरह की जड़ता, स्थिरता और एक रसता व्याप्त थी। लोगों के अपने हिसाब से लोगों के मनोरंजन के ढंग थे, अपने हिसाब से लोगों की शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसको हम धार्मिक शिक्षा कह सकते हैं। धर्म आधारित शिक्षा थी, जिसकी भाषा हिंदी में संस्कृत, मतलब हिंदुओं में संस्कृत और मुसलमानों में फारसी, दोनों ही भाषाएं आम जनजीवन से काफ़ी दूर थी। कुछ लोग ही ये शिक्षा ग्रहण करते थे और करवाते थे, इसलिए आम जन की शिक्षा के प्रति भी कोई खास रुचि उत्पन्न नहीं थी। यातायात के साधन न के बराबर थे, जो थे वो परंपरागत ढंग के थे। जिस तरह से हमारी शिक्षा परंपरागत ढंग की थी, उसी तरह हमारे साधन भी परंपरागत ढंग के थे। और इसीलिए मुगल सत्ता को बड़ी कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ, और वो आराम से कई सौ वर्ष तक शासन कर गए। लेकिन मुगल सत्ता के क्षीण होने और यूरोपीय देशों के व्यापार में अधिक सक्रिय होने, कच्चे माल की तलाश, नए बाजारों की तलाश, इन कार्यों के लिए वे धीरे धीरे पूर्व की ओर देखने लगे। और भारत में भी यूरोप के ये देश व्यापार के लिए आने लगे। उनमें से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी, ये मुख्य पाश्चात्य देश थे जो यहाँ व्यापार करने के लिए आए। लेकिन इनमें से अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दो लंबे समय तक टिके रहे। और एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी व्यापार से बाहर कर दिया, और एक तरह से उनका भारत के व्यापार पर एक छत्र राज्य हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण न होगा, तब तक यह व्यापार अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है, या उसमें इतनी समस्याएं आएंगी कि हम अब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। लाभ कमाना तो उनका उद्देश्य था ही था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत में विद्यमान पर्याप्त कच्चा माल, जो वहाँ की खासकर ब्रिटेन की जो कंपनियां थी, जो औद्योगिक क्रांति थी, उसके लिए कच्चे माल की अधिक मात्रा में आवश्यकता थी, और उसके लिए भारत से बढ़िया उनको कोई स्थान नहीं मिल सकता था। इसके लिए उनके प्रयास शुरू हुए। तो उन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की, और उसमें वो सफल सिद्ध हुए। 1757 में प्लासी की युद्ध में जब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, तो बंगाल में सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में मराठे उनके लिए खासकर एक परेशानी का कारण बने हुए थे, और 1818 तक मराठे और अन्य दक्षिण शक्तियां, जो देशी शक्तियां थी, जिनमें टीपू सुल्तान, हैदर अली आदि भी थे, वे सब परास्त हो गए थे। उनका प्रभुत्व जाता रहा, और 1849 तक पश्चिम प्रांत में जो पंजाब में सिख थे, वह शक्ति भी घुटने टेक गई अंग्रेजों के आगे, और 1856 में अवध जैसा बड़ा प्रांत भी उनके नियंत्रण में आ गया। इससे जो हमारे छोटे सामंत थे, राजा थे, बची खुची जो अवशेष थे मुगल सत्ता के, और उनके जो प्रतिनिष्ठावान थे, उन सब लोगों में एक तरह का आक्रोश उत्पन्न हुआ, और उन्होंने
मिलकर का मतलब ये है कि वो उस तरह संगठित नहीं थे, लेकिन हाँ उनकी पीड़ा एक जैसी थी, इसलिए एक क्रांति के वो वाहक बने, जो क्रांति सेना से आरंभ हुई थी मंगल पांडे के द्वारा। उस क्रांति के वाहक बने और 1857 का संग्राम, जिसे हम जानते हैं सब, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, तात्या टोपे, नाना साहब, बिहार और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर अनेक छोटे जमींदार, जैसे जिनमें वीर कुंवर सिंह और भी अवध प्रांत के ऐसे जमींदार और सामंत थे। कुछ राजपूत राजा भी उसमें शामिल हुए। हालांकि राजपूत राजा ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के पक्ष में थे, लेकिन कुछ एक थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस लड़ाई में आगे आए। इन सब ने मिलकर 1857 की एक अनियोजित क्रांति की, जिसमें ब्रिटिश सत्ता के आगे भी नहीं टिक पाए और वो क्रांति असफल हो गई। यहाँ से यहाँ तक आते आते 1857 के संग्राम तक आते आते हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दशा में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। हम अंग्रेजों द्वारा दी गई व्यवस्था से धीरे धीरे परिचय प्राप्त कर रहे थे। 1835 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर ली थी। 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत एक उपनिवेश बन गया था और अब सत्ता जो है ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थी, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। विद्रोह को ध्यान में रखते हुए, 1857 के संग्राम को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार भी किए, जिनमें विश्वविद्यालय भी खोले गए और भी कई सुविधाएं दी गई, कुछ कानून बने। तो ऐसा लगा कि जैसे एक खुश करने की सी कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्रिटिशर्स की जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी जो हमें प्रभावित कर रही थी, वो था उनका आर्थिक शोषण। हमारे सारी ज़मीनें, सारे किसान, हमारे सारे दस्तकार जो हाथ से काम करते थे, जिनके लिए हमारे देश के कारीगरों की तूती बोलती थी पूरे विश्व में। ढाका का मलमल आपने सुना होगा, रेशम का कपड़ा, हमारे सूती वस्त्र, हमारे मसाले और हमारे अन्य चीज़ें जो विदेशों में बड़ी महंगी बिकती थी और बड़ी उनकी डिमांड थी। उसके बदले में हमें पर्याप्त धन संपत्ति मिलती थी, जिसमें स्वर्ण था। सोने की चिड़िया भारत को यूं नहीं कहा जाता था, उसका कारण यही व्यापार था। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, तो हमारे यहाँ कच्चा माल वहाँ जाने लगा और इसके लिए अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ की दस्तकार की जो व्यवस्था है, किसानों की जो स्वायत्त वाली जो आर्थिक स्थिति है गाँव की, उसको तोड़ा जाए। और उन्होंने इस पर धीरे धीरे प्रहार करना शुरू किया। सारे हमारे कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए गए, दस्तकार बेरोजगार हो गए, किसानों की जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई और जमींदार जमीन के मालिक हो गए। व्यापारिक कृषि आरंभ हो गई और पहले की जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उस पर धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था प्रभावी होने लगी। लोग नौकरियों की तलाश में, काम की तलाश में अब शहरों की ओर आने लगे। जहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर रहे थे, वहाँ ये लोग काम करने लगे। मिलों में मजदूरों के रूप में अधिकतर किसान काम करने लगे। पहले जहाँ स्वयं ये लोग काम करते थे और गांव में ही अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते थे और बड़े खुश थे, और बाहर भी व्यापार के लिए भी इनकी बनाई हुई वस्तुओं की बड़ी डिमांड थी। अब वो सब घट गई। अब इसके स्थान पर क्या हुआ कि ब्रिटेन से बना हुआ माल, मशीनों से बना हुआ, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो मशीनों से जो उत्पादन शुरू हुआ था, उसके आगे मानवीय श्रम हार गया।
और ऐसे कर लगाए इन्होंने, ब्रिटिश सत्ता ने ऐसे कर लगाए कि हमारे यहाँ की बनी हुई वस्तुएं बड़ी महंगे दामों पर वहाँ बिकने लगी, उनके कोई खरीदार नहीं रहे, और हमारे कच्चे माल से तैयार वस्तुएं यहाँ भरमार हो गई। तो एक तरह से सारी व्यवस्था हमारी चौपट हो गई, जो पहले की हमारी व्यवस्था थी। इसके साथ साथ मजदूर, हमारे किसानों को, हमारे दस्तकारों को मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ा। किसान की हालत और ज़्यादा खराब हो गई, दोहरे शोषण से गुजरते रहे। कई जगह तो उनसे ज़बरदस्ती खास तरह की खेती करवाई जाती थी जिसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। जैसे नील की खेती आपने सुना होगा बंगाल और बिहार में। इस तरह से, और जैसे मैंने बताया 1835 में जब पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो इस शोषण को मूर्त रूप प्रदान कर रहा था, सहायता प्रदान कर रहा था। और अंग्रेजों को भी एक तरह से मीडिएटर्स जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ सकें, उनकी जरूरत थी, वो भी मिल गए। अंग्रेजी शिक्षा के रंग ढंग में यह नया एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग या निम्न मध्य वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजों की बड़ी सहायता कर रहा था। इसी संदर्भ में अंग्रेजों ने यातायात के साधनों का यहाँ प्रचार प्रसार किया, खासकर रेलों का और डाक सेवा का। संचार सुविधाएं और परिवहन सुविधाएं विकसित होने से कच्चा माल तो जाता ही जाता था एक स्थान दूसरे स्थान पर जल्दी, मजदूरों को भी आने जाने में सुविधा हो रही थी। और सबसे बड़ी बात थी, सैन्य शक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती थी। तो इससे अंग्रेजों को बड़े लाभ हुए। पूरा देश अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि अंग्रेज के मन में शायद ये बात नहीं रही होगी, लेकिन उनकी इस कार्रवाइयों से, खासकर संचार सुविधाओं और यातायात साधनों के विस्तार से पूरा देश एक सूत्र में बंधा। मतलब एक राष्ट्रीय एकता की सी भावना सामने दिखाई दी कि हमारा पूरा राष्ट्र एक है। मध्यकाल में ऐसा नहीं था, या इससे पूर्व के सामंती युग में ऐसा नहीं था। हम धर्म और जाति के उसमें बटे रहते थे। हमारी राष्ट्रीयता बड़ी संकुचित थी। हम अपने एक क्षेत्र को अपना राष्ट्र मानते थे, दूसरे वाले को हम दूसरा मानते थे। इसलिए कभी भी पूरा राष्ट्र, भारत का जो भूमि है, ये कभी भी एक राष्ट्र में नहीं बंधी थी। अंग्रेजों के इस कृत्य ने, चाहे अप्रत्यक्ष ही सही, भौगोलिक सीमा में एक सूत्र में पिरो दिया और राष्ट्रीयता की पहली बार राष्ट्रीय एकता की एक चेतना हमारे भीतर जागृत हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण, पढ़े लिखे लोगों के संपर्क के कारण कुछ हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटिश जाकर पढ़ाई करने लगे। वहाँ के विकास से और वहाँ के जो गतिविधियाँ थी उनसे भी, उनकी घटनाओं से भी वो परिचित हुए। और वहाँ से उन्हें लगा कि स्वतंत्रता, मानवता, भ्रातृत्व, ये सब बातें वहाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। हमें भी अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये नवीन चेतना लेकर वो भारत में आए और यहाँ धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन बनने लगे और वो अपनी आवाज़ उठाने लगे। लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ने लगी। भारतीयों ने यह मांग पुरजोर से रखी कि हमें भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, हम पर ही राज्य करें और हमारी ही पूछी जाए। लेकिन यह बड़े दबे स्वर में होता था, क्योंकि 1857 संग्राम के बाद ब्रिटिश सत्ता का लोहा मानना पड़ा और ऐसा लगा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि आधुनिक काल के प्रारंभिक साहित्य में हमें 1857 की क्रांति के कोई खास संदर्भ नहीं मिलते हैं साहित्य में। केवल क्षेत्रीय भाषाओं वाले साहित्य में हमें वहाँ के जो लोकल हीरोज हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, उनके ऊपर कुछ साहित्य जरूर मिलता है, जैसे लक्ष्मीबाई पर, वीर कुंवर सिंह पर आदि। लेकिन एक प्रवृत्ति के रूप में हमें यह दिखाई नहीं देता हमारे साहित्य। उसका कारण शायद यही था कि वह संग्राम एक तो जनजीवन से नहीं जुड़ा हुआ था, सब लोग उसमें शामिल नहीं थे, एक खास वर्ग के लोग थे जो उसमें शामिल थे, और वो शोषण के एक तरह से केंद्र भी थे। इसलिए जनता उनके साथ नहीं हुई।
तो कोई सहानुभूति जनता की उन लोगों के प्रति नहीं थी, और ये संग्राम विफल होने से हमें जरूर धक्का लगा, लेकिन एक जनजीवन पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ पाया था। तो साहित्य में भी उसकी कोई खास अभिव्यक्ति उस समय नहीं हो पाई थी। इसके बदले राष्ट्रीय एकता, वो जो चेतना जो हमारे देश में धीरे धीरे फैल रही थी कि हमें अपना राज्य स्वयं संभालना चाहिए, यह चेतना धीरे धीरे, तो इसके लिए जो सबसे पहला जो काम किया हमारे साहित्यकारों ने, वो यह किया कि सीधा हमला कार्य नहीं है, बल्कि इनके उस आर्थिक शोषण को उभारा जाए, जिससे कि जनता में एक चेतना फैले कि किस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के कारण एक सोचने का एक नया ढंग विकसित हुआ। अब हम तार्किक ढंग से सोचने लगे, धर्म की परिभाषा पर सवाल खड़े होने लगे। पहले हम भावुकता में धर्म को अपनाते थे, लेकिन अब विवेक सम्मत होकर तर्कशीलता के साथ हम धार्मिक चीज़ों को समझने लगे, समझाने लगे। तो इससे धर्म में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और इसमें सबसे बड़े जो सहयोगी बने वो थे हमारे समाज सुधारक, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि में थे, प्रणेता थे। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सबसे पहले ऐसे विचारक थे या सुधारक थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और नए रंग ढंग की शिक्षा पर बल दिया। उनका मत था कि कई वर्ष किसी युवा के सिर्फ धार्मिक चीजें रटने में व्यर्थ नहीं होने चाहिए। उन्हें गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो उपयोगी हो। इसके बाद महादेव गोविंद रानडे, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, सामाजिक उत्थान को लेकर वो चले कि समाज में जिस तरह से जातियों में समाज बटा हुआ है, ऊंच नीच, इन सीमाओं को तोड़कर एक अच्छे समाज की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें स्त्री पुरुष की समानता हो और सबको समान अवसर मिले। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, वो अपने समय से काफी आगे थे। हालांकि उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, जो ऐसा लगता था कि रिग्रेसिव सोच का परिणाम है, जबकि उनके विचारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो अपने समय से बहुत आगे थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया था। तर्क शक्ति, कोई भी चीज को मानने से पहले तार्किक ढंग से उस पर विचार करना चाहिए, इस बात पर उन्होंने बहुत बल दिया था। हमारे देश की ऐतिहासिक समृद्धि, अतीत की हमारी सांस्कृतिक समृद्धि पर उन्होंने ध्यान दिलवाया और कहा कि हमारी स्थिति विश्व गुरु की रही है। ये जो बातें थी हमारे लोगों में धीरे धीरे घर करती जा रही थी, प्रभावित कर रही थी उनको। स्वामी दयानंद सरस्वती तो एक कदम और आगे थे। वो स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने जनता की भावनाओं को देखकर क्षेत्रीय भाषाओं में और खासकर जो हिंदी भाषा थी उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और एक उन्होंने ग्रंथ भी लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। तो हिंदी, तो भारतीय भाषाओं की प्रगति में भी इन लोगों का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने भी तार्किक ढंग से, एक नए ढंग से सोचने के लिए हमारे सामने नई सोच रखी, चेतना फैलाई मानवता को लेकर खासकर। और फिर रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा हमारे भारतीय धर्म की जो व्याख्या की गई विदेशों में, 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ, तो विवेकानंद ने वहाँ हमारे धर्म के बारे में जो कुछ बताया, हमारी उन विशेषताओं जो बताया, तो वो विदेशी लोग दंग रह गए थे उसको देखकर। तो इस तरह से एक पुनर्जागरण का सा दौर हमारे इन समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया। केवल नई सोच नहीं, धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां व्याप्त थी, जो कुरीतियां व्याप्त थी, उनको दूर करने में भी इनके ये आंदोलन, इनकी ये कोशिश काफी महत्वपूर्ण रही। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की मानवीयता को ध्यान में रखकर इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए
और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। बाल विवाह का इन्होंने खूब विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। उस समय हमारे समाज में बाल विवाह और विधवाओं, बाल विवाह की बुराई मौजूद थी और उसके कारण जो विधवा की स्थिति होती थी वो बड़ी खराब थी, बड़ी दयनीय थी। हमारे साहित्यकार भी छूते नहीं रहे, उन्होंने भी बाल विवाह और विधवा की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है अपनी कविताओं में, अपने नाटकों, निबंधों में। तो धार्मिक सुधार की ये चीजें साथ साथ चल रही थी, तो धर्म के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण बदल रहा था। इसी के साथ साथ इस समय प्रेस भारत में पैर जमा चुकी थी और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अखबार निकल रहे थे, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था। हमारे ज़्यादातर साहित्यकार पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। यह अजीब संयोग है कि उस समय की आवश्यकता के अनुसार साहित्यकार पत्रकार ही होते थे और इससे उनको बड़ी सुविधा मिलती थी अपने विचारों को व्यक्त करने में। और जन चेतना के एक तरह से ये पत्र पत्रिकाएं वाहक बने और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई वो हमारे साहित्यकारों ने ही निभाई थी। तो वास्तव में जो जन चेतना, राष्ट्र प्रेम, धर्म के प्रति एक नए दृष्टिकोण, मानवतावादी सोच, स्वतंत्रता की ललक, भ्रातृत्व भावना, ये जितनी भी चीजें सामने आ रही थी वो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये साहित्यकार व्यक्त कर रहे थे। हमारे पूरे इस दौर में ये सब चीजें साथ साथ चल रही थी। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये सारी परिस्थितियां मिलकर एक नई चेतना पूरे भारतवर्ष में तैयार कर रही थी और इससे एक नया वर्ग पैदा हो रहा था, बौद्धिक वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे संग्राम में नेतृत्व प्रदान किया। ये सब लोग इसमें शामिल थे। साहित्यकारों का सहयोग इस जनचेतना को व्यापक बनाने में काम आया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि साहित्य में वो सब चीजें धीरे धीरे आने लगी, स्थान पाने लगी जो हमारे वर्तमान जीवन संदर्भों से जुड़ी हुई थी। रीतिकाल की जो स्थिरता थी, गतिहीनता थी, एक ही तरह के भाव, शैली, छंद आदि का जो रूपायन होता था वो सब रुका और उसकी जगह नई तरह से अभिव्यक्ति करने लगे। गद्य में यह अभिव्यक्ति अधिक मुखर हुई, विशेषकर निबंधों और नाटकों के माध्यम से यह चेतना अधिक प्रभावित हुई। कविता के क्षेत्र में संघर्ष तो चलता रहा, लेकिन इस बदलाव को ब्रज भाषा वहन करने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। तो इस काल में यह एक बड़ा विचित्र सा हमें संयोग देखने को मिलता है, विचित्र सा विरोधाभास देखने को मिलता है कि विचार नए हैं, नई चेतना हम लेकर आ रहे हैं, हम नई बात कहना चाहते हैं, लेकिन ब्रज भाषा उसमें बड़ी बाधक बनी हुई है। इसलिए जब कविता की बात आती है तो इनको व्यवस्था में ही सही वही श्रृंगार की भावनाएं, वही भक्ति की भावनाएं, वो चीजें इनको लिखनी पड़ रही थी, क्योंकि ब्रज भाषा की जो संरचना थी, जो स्वरूप था, वो नए विचारों को वहन करने में शायद समर्थ नहीं था। गद्य की शैली ब्रज में थी नहीं, इसलिए गद्य में ये प्रवृत्तियां अधिक मुखर हुई शुरुआत में, कविता में कम। कविता में ये संघर्ष देखने को मिलता है। आपको भक्ति और रीतिकालीन श्रृंगार आदि कविताएं भी देखने को मिलेंगी, तो नई चेतना जगाने वाले तत्व भी आपको इस भाषा में मिलेंगे, लेकिन वो कम, वो प्रवृत्ति नहीं बन पाई। इसलिए कविता में शुरुआत में यह द्वंद्व चलता रहा, जब तक कि
अगले चरण में गद्य की तरह कविता में भी हिंदी स्थापित नहीं हो गई। तो यह एक पृष्ठभूमि थी हमारी कि किस तरह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थिति में साहित्य में नए दृष्टिकोण का उदय होता है। कलाओं में आपने ध्यान दिया होगा कि अवनींद्रनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा के चित्र नई चेतना लेकर आ रहे थे, बड़े प्रसिद्ध हो रहे थे वो। ऐसे दर्शन में भी, तो मेरा कहने का मतलब है कि साहित्यिक रूप से भी एक नया वातावरण तैयार हो रहा था। तो इस आलोक में हम अपने हिंदी साहित्य में जो हिंदी कविता है उसके विकास को परखेंगे, उसके विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों को देखेंगे, उन चरणों में देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये नए जो मोड़ आए हिंदी कविता में, उन सब को देखते परखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले में हम चलेंगे कि पहला चरण हमारा जो भारतेंदु युग जिसको हम नाम देते हैं, उसमें कविता की क्या स्थिति थी। तो आधुनिक हिंदी कविता को हम भारतेंदु, जैसे कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से होता है, तो कविता का भी हम भारतेंदु युग, यह नाम सर्वमान्य रहा। इस पर हम आगे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।